हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो। मैं अजीत प्रताप यादव आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया। आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि हॉलमार्किंग सेंटर पे क्वालिटी मैनेजर का वर्क क्या होता है, क्वालिटी मैनेजर किस लिए रखा जाता है। तो गाइज, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, वर्क ऑफ क्वालिटी मैनेजर एट हॉलमार्किंग सेंटर। वर्क ऑफ क्वालिटी मैनेजर एट हॉलमार्किंग सेंटर क्या होता है, पहले तो हम क्या गाइज क्वालिटी मैनेजर की क्वालिफिकेशन क्या होती है उसके बारे में देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ क्वालिटी मैनेजर, आप कौन से बंदे को क्वालिटी मैनेजर रख सकते हैं। अगर आप एक सिंगल हॉलमार्किंग सेंटर चलाते हैं या खोलने की इरादा बना रहे हैं, तो आपको अपने क्वालिटी मैनेजर को रखने से पहले उसकी क्वालिफिकेशन पता होना चाहिए। तो गाइज जो है उसकी क्वालिटी मैनेजर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे वो आर्ट का हो, साइंस का हो या कॉमर्स का हो। आर्ट्स एंड कॉमर्स और गाइस ह्यूमैनिटी मतलब आर्ट। कई लोग बोलते हैं गाइस, आज लोग आर्ट मतलब ह्यूमैनिटी को बोलते हैं। अब वो आर्ट का होगा, साइंस का, कॉमर्स का हो सकता है, ह्यूमैनिटी मतलब आर्ट का ही होता है। तो उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, और उसको उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। और उसकी क्या होनी चाहिए, ट्रेनिंग क्या क्या होना चाहिए। अब उसकी ट्रेनिंग रखने के बाद गाइज उसकी ट्रेनिंग भी दिलवानी पड़ेगी। ट्रेनिंग क्या हो गई, कौन सी ट्रेनिंग लोग लेनी पड़ेगी उसको। जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ assaying एंड हॉलमार्किंग सेंटर। IS 15820 2009। तो गाइज उसको कौन कौन सी ट्रेनिंग होनी चाहिए। पहली ट्रेनिंग है उसका जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ ए सिंगल हॉलमार्किंग की ट्रेनिंग IS 15820 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और उसकी दूसरी ट्रेनिंग होनी चाहिए इंटरनल क्वालिटी ऑडिट की ट्रेनिंग होनी चाहिए। क्वालिटी ऑडिट IQA, इसको शॉर्ट में बोलते हैं IQA, इंटरनल क्वालिटी ऑडिट ट्रेनिंग होनी चाहिए उसकी। तो दूसरी ट्रेनिंग क्या, पहला ट्रेनिंग तो उसको IS 15820 जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ ए सिंगल हॉलमार्किंग सेंटर की ट्रेनिंग होनी चाहिए। दूसरा इंटरनल क्वालिटी ऑडिट की ट्रेनिंग होनी चाहिए। तीसरा है MRM मतलब मैनेजमेंट रिव्यू
मीटिंग, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग की ट्रेनिंग होनी चाहिए गाइस। और तीसरी गाइस उसको ट्रेनिंग होनी चाहिए, तीसरी हो गई। नेक्स्ट नंबर चौथी ट्रेनिंग होनी चाहिए उसको ऑपरेशन ऑफ बेइंग बैलेंस। ऑपरेशन ऑफ बेइंग बैलेंस में मतलब क्या है, उसको बेइंग बैलेंस है ज्वेलरी बैलेंस, ज्वेलरी बैलेंस, माइक्रो बैलेंस, माइक्रो बैलेंस, सेमी माइक्रो बैलेंस, सेमी माइक्रो बैलेंस की ट्रेनिंग होनी चाहिए गाइस, ये देख सकते हैं। अब इसके बाद अगली ट्रेनिंग होनी चाहिए उसको, पांचवी ट्रेनिंग होनी चाहिए ट्रेनिंग ऑन टेस्टिंग ऑफ गोल्ड, गोल्ड एज पर IS 1418 एंड IS 1417 की ट्रेनिंग होनी चाहिए उसकी। और नेक्स्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए ट्रेनिंग ऑन टेस्टिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर एज पर IS 2112 एंड 2113। ये दो IS हैं जो सिल्वर के लिए यूज किए जाते हैं। IS 112 में मार्किंग स्पेसिफिकेशन होती है, IS 2113 में टेस्टिंग की डिटेल होती है। तो गाइज ये था हमारे क्वालिटी मैनेजर का क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर एक हॉल मार्किंग सेंटर में रखते हैं, तो उसको क्या कौन कौन सी ट्रेनिंग लेनी चाहिए होगी। अब उसका हमारा जो हॉल मार्किंग सेंटर चलाया जाता है, हॉल मार्किंग का प्रोसेस होता है को चलाने का प्रक्रिया है, उसका मेन काम होता है जो मेन वर्क होता है क्वालिटी मैनेजर क्वालिटी मैनेजर का काम होता है गाइस। बहुत लोग बोलते हैं हिंदी में बताया करो सर। क्वालिटी मैनेजर का काम है कि वह जो हॉल मार्किंग की प्रक्रिया है प्रक्रिया है उसे IS 15820 2009 के अनुसार चलाना। तो गाइज ये जो क्वालिटी मैनेजर का काम होता है मेन, जो हॉलमार्किंग का प्रोसेस है, ये जो हॉलमार्किंग की प्रक्रिया है उसको IS 15820 के अकॉर्डिंग चलाना होता है। तो IS 15820 के अकॉर्डिंग कैसे चलाया जाता है, तो सेंटर उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो IS 15820 की रिक्वायरमेंट को क्या है पूरा करवाना, क्या है क्वालिटी मैनेजर का काम होता है। तो कैसे हॉलमार्क सेंटर क्या होता है, उसको कैसे बनाया जाता है, कैसे चलाया जाता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये रिक्वायरमेंट ऑफ
IS 15820 2009 फॉर हॉलमार्किंग। हॉलमार्किंग की रिक्वायरमेंट क्या है? IS 15820 की रिक्वायरमेंट के अनुसार क्या होना चाहिए? आपके पास 500 550 स्क्वायर फीट की जगह होना चाहिए। तो IS 15820 क्या बोलता है? आपके पास जगह कितना होना चाहिए? स्पेस 500 स्क्वायर फीट होना चाहिए। आपके पास एक रिसेप्शन होना चाहिए, फिर आपके पास ये एक ऑफिस होना चाहिए, आपके पास इंस्ट्रूमेंट एरिया होना चाहिए। तो ये है जगह आपका हॉलमार्क सेंटर। ऐसे यहाँ पे सबसे पहला है रिसेप्शन। रिसेप्शन होना चाहिए आपका। मेन एंट्रेंस हो गया, यहाँ से आपके पास रिसेप्शन होना चाहिए। फिर यहाँ पे दूसरा गेट यहाँ से गाइस। रिसेप्शन के बाद आपको ऑफिस होना चाहिए। ऑफिस के बाद XRF रूम, XRF, फिर सैम्पलिंग डिपार्टमेंट, XRF सैम्पलिंग, लेज़र, XRF सैम्पलिंग लेजर डिपार्टमेंट होना चाहिए। इसके बाद आपको बेइंग रूम होना चाहिए। बेइंग रूम, एसेइंग लैब, एसेइंग लैब। तो गाइज हमारा ये डिपार्टमेंट है, हमारा पहला सेक्शन है रिसेप्शन होना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट होना चाहिए, आपके पास एक ऑफिस होना चाहिए जिसमें आप लोग बैठ के डिस्कस। फिर आपके पास क्या है, ये XRF का डिपार्टमेंट होना चाहिए। फिर आपको सैम्पलिंग का डिपार्टमेंट होना चाहिए। इसके बाद लेजर का डिपार्टमेंट होना चाहिए। लेजर डिपार्टमेंट के बाद आपका यहाँ पे थोड़ा हम बेइंग रूम सही से लिख देते हैं। ये बेइंग रूम। तो ये है हमारा एक लेआउट, तरह से देख सकते हैं। ये हमारा XRF लेजर सैम्पलिंग हो गया। और ये यहाँ पे रास्ता जाने का है यहाँ पे। और यहाँ से ये लेजर है, ये पार्टीशन है। अब यहाँ से एक लेजर हो गया। और ये हमारा यहाँ पे बेइंग रूम हो गया। अब यहाँ से हम रास्ता जा रहे हैं, यहाँ पे लैब हो गया। तो गाइस ये हमारा लेआउट प्लान हो गया ऑफिस। तो गाइज हमारे हॉलमार्क सेंटर का लेआउट इस तरह से बना होना चाहिए गाइज। सबसे पहला हमारा क्या है, IS 15820 के अकॉर्डिंग हमारा लेआउट होना चाहिए हॉलमार्क सेंटर का। ये देख सकते हैं आप, लेआउट बन गया है बढ़िया एकदम। ये गाइज है हमारा मेन एंट्रेंस, यहाँ पे लिख सकते हैं ये मेन एंट्रेंस हो गया। आप जब भी हॉलमार्क सेंटर बनाएंगे तो इस तरह से लेआउट होगा आपके हॉलमार्क सेंटर का। ये रिसेप्शन एरिया पहला आपका डिपार्टमेंट होगा रिसेप्शन। ये हो गया 10 बाई 10 का, 10 बाई 10 फुट। ये 10 बाई 10 फुट का हो गया। ये आपका ऑफिस भी मान लो 10 बाई 10 का है तो अच्छा है, 10 बाई 10 फुट का होगा, 10 बाई 10 फुट का ऑफिस।
और जो आपका ये वाला एक्सारा ब्लेजर सैम्पलिंग होना चाहिए, ये क्या है 15x10 का, मिनिमम क्या है 15x10 फुट का चाहिए, 15x10 फुट का होना चाहिए। और इसके बाद आपका बेइंग रूम, ये बेइंग रूम 15x10 में भी आ जाएगा, बेइंग रूम अलग से है तो बढ़िया है। ये भी भाई है 5x5 का फुट का आपका बेइंग रूम होना चाहिए, 5x5 का। और आपका एसेइंग लैब होना चाहिए आपका 18x10 का, 18x10 फुट का। तो गाइज हमारे एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर में क्या है, ये पहला डिपार्टमेंट हो गया, ये आपका दूसरा डिपार्टमेंट हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा डिपार्टमेंट हो गया, ये पांचवा हो गया, और ये छठा हो गया, और ये सातवां। तो 7 चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। रिसेप्शन होना चाहिए 10x10 का, ऑफिस होना चाहिए 10x10 का, एक सारा डिपार्टमेंट होना चाहिए, सैम्पलिंग के लिए आपका स्पेस होना चाहिए, लेजर के लिए आपके पास डिपार्टमेंट होना चाहिए, बेइंग के लिए आपके पास स्पेस होना चाहिए जहां माइक्रो बैलेंस रखा जाएगा, और एसेइंग लैब होनी चाहिए 18x10 का, मतलब 180 स्क्वायर फीट हमारी जगह, 180 SQFT ये हमारी जगह होनी चाहिए लैब के लिए। तो ये हमारे IS 158 की रिक्वायरमेंट, पहली तो रिक्वायरमेंट है आपके पास प्रॉपर स्पेस होना चाहिए एक हॉलमार्किंग सेंटर को रन करने के लिए। तो जो हमारा अप्रॉक्स एरिया होना चाहिए गाइस, तो हमने क्या है देखो, हम मिनिमम एरिया हम 10x10 का देखते हैं, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 फुट इक्वल टू क्या हो गया 100 SQFT हो गया मिनिमम लेके चल। फिर हमारा ऑफिस 10x10 का होना चाहिए, 10x10 फुट इक्वल टू क्या है 100 SQFT। SQFT हमारा जगह होने हो गया। अब क्या है हमारा 15x10 का एक रूम हमें और चाहिए, तो हो गया 150 SQFT। फिर हमारा लैब एरिया है 180 18x10 का इक्वल टू हमारा है 180 SQFT हो गया। तो टोटल एरिया हमारा कितना हो गया सर, ये हमारा 200 250 200 प्लस हो गया हमारा 150 प्लस 180, तो पूरा एरिया 15813 प्लस 2 2 4 5 530 स्क्वायर फीट। 530 मतलब आपका 5.5 स्क्वायर फीट एरिया है, तो ये 530 मिनिमम है। इसके बाद आप जितना आपका बड़ा स्पेस है, तो आप सोफा वोफा रिसेप्शन पे लगाना चाहते हैं, तो और जितना बढ़िया एरिया है तो अच्छा से आपका सेंटर बन सकता है। लेकिन मिनिमम ये एरिया आपको 5-5.5 स्क्वायर फीट मतलब चाहिए। तो जो हमारा लेआउट बनता है इस तरह से होता है। रिसेप्शन होना चाहिए आपके पास सबसे पहले, फिर रिसेप्शन के बाद क्या होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए गाइस। ऑफिस के बाद आपको एक एक्सआरएफ डिपार्टमेंट के लिए होना चाहिए जगह, सैम्पलिंग डिपार्टमेंट के लिए जगह होनी चाहिए, लेजर के लिए होनी चाहिए जगह, और बेइंग रूम के लिए जगह होना चाहिए। फिर आपके पास एसेइंग लैब मिनिमम 180 स्क्वायर फीट का होना ही चाहिए। ये क्या IS 15820 में मेंशन है। आपको पास क्या प्रेफरेबली आपको जो एरिया चाहिए लैब की 180 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए। तो हमारा मिनिमम एसेइंग और हॉलमार्किंग सेंटर कितने में बनेगा, उसके लिए गाइज हमें क्या 530 स्क्वायर फीट एरिया हमें मिनिमम चाहिए। और जो हमारे लेआउट का प्लान है इस तरह से दिखता है, रिसेप्शन, ऑफिस, एक्सआरएफ, सैम्पलिंग, लेजर, बेइंग बैलेंस। तो गाइज आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं यहाँ पे पीछे हट गया। आप इस जगह को आप लेआउट कैसे बनाना है आप इस तरह से बना सकते हैं। तो ये क्या है IS 15820 की रिक्वायरमेंट है। अगर आपका एक सेंटर है तो आप ये डिपार्टमेंट आपको बनाना है, जो आप स्क्रीनशॉट ले लो, देख सकते हैं आप पूरी सारा पूरा मेंशन करा गया है पूरे। और यहाँ पे प्रॉपर लाइटें और आपका पास स्विचेज होना चाहिए हर एक डिपार्टमेंट में कनेक्शन देने के लिए इक्विपमेंट को। ये तो था आपका
लेआउट कैसे बनेगा। अब इसके बाद हम चलते हैं, पहली रिक्वायरमेंट थी आपका एरिया का रिक्वायरमेंट था, फर्स्ट एरिया रिक्वायरमेंट हमने कवर कर लिया। दूसरी रिक्वायरमेंट है स्टाफ रिक्वायरमेंट, तो ये एरिया का रिक्वायरमेंट हो गया। इसके बाद क्या है, स्टाफ रिक्वायरमेंट। स्टाफ रिक्वायरमेंट्स ये सारे क्वालिटी मैनेजर का काम है। स्टाफ पहले वो सेंटर बनाएगा, सेंटर बनाने के बाद अपना स्टाफ रखेगा। तो पहला है जो स्टाफ रिक्वायरमेंट है, पहला जो है इसमें हम क्या शुरू से चलते हैं फ्रंट से। सबसे पहले आपको तो फ्रंट में रखने का सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड चाहिए पहला। सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। दूसरा क्या है आपका, इसके बाद आपका रिसीविंग डिलीवरी इंचार्ज चाहिए। डिलीवरी इंचार्ज, इस गार्ड की क्वालिफिकेशन क्या है, रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिख देते हैं। पढ़ा लिखा है तो अच्छा, 10वीं तक है तो ठीक है, नहीं तो आपको उसको ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं पढ़ा लिखा भी होगा तो चलेगा। रिसीविंग एंड डिलीवरी इंचार्ज तीसरा है गाइस। रिसीविंग डिलीवरी के बाद हमने क्या किया था, एक्सआरएफ इंचार्ज। एक्सआरएफ इंचार्ज, और इसको बोल सकते हैं एक्सआरएफ ऑपरेटर। तो ये क्वालिटी मैनेजर इनकी अपॉइंटमेंट करवाएगा। चौथा है एक्सआरएफ के बाद आता है हमारा सैम्पलर, सैम्पलर। इसकी भी क्वालिफिकेशन 10th और 12th पास होना चाहिए, प्लस बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद गाइस जो हमारा रिसेप्शन होना चाहिए, ये भी क्या है 10th और 12th पास होना चाहिए, प्लस इसको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए गाइस। इसके बाद पांचवा आता है हमारा IS 158 की रिक्वायर है। पांचवा है क्वालिटी मैनेजर। क्वालिटी मैनेजर ये ग्रेजुएट होना चाहिए, अभी मैंने बताया था, ग्रेजुएट प्लस कंप्यूटर नॉलेज। तो गाइस क्या है, कंप्यूटर नॉलेज की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो हॉलमार्किंग का प्रक्रिया है वो सारा ऑनलाइन है, इसलिए हमें कंप्यूटर लिटरेसी ज़रूरी है। इसके बाद हमारा छठा बंदा चाहिए, छठा बंदा चाहिए उस ऐसे मास्टर। ऐसे मास्टर को बोलते हैं टेक्निकल मैनेजर। टेक्निकल मैनेजर होता है, इसकी क्वालिफिकेशन बीएससी विथ केमिस्ट्री होनी चाहिए। बीएससी विथ केमिस्ट्री प्लस बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, प्लस बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए गाइस। इसके बाद आता है सातवीं पोस्ट होती है एसी टेक्नीशियन। एसी टेक्नीशियन
इसको बोलते हैं असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर, असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर। असिस्टेंट टेक्निकल असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर। क्वालिफिकेशन इसकी होनी चाहिए बीएससी विथ केमिस्ट्री, बीएससी विथ केमिस्ट्री होनी चाहिए, प्लस बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होने चाहिए। बीएससी विथ केमिस्ट्री प्लस बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद आपका 8वां बंदा जो है लेजर मार्किंग इंचार्ज। लेजर मार्किंग इंचार्ज, इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टेंथ और 12th पास होना चाहिए, 12th पास प्लस बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होने चाहिए गाइस। ये तो गाइस स्टाफ की रिक्वायरमेंट थी गाइस, ये क्वालिटी मैनेजर को करना है, ये इसके अकॉर्डिंग है। क्वालिटी मैनेजर को सारा अरेंजमेंट कर दिया, स्टाफ की रिक्वायरमेंट कर लिया अपने। पहला तो क्या एरिया आपने उसने डिसाइड कर लिया, क्या क्या एरिया उसने डिपार्टमेंट बना लिए, स्टाफ को रख लिया उसने। स्टाफ को रखने के बाद काम होता है आपके पास इक्विपमेंट। इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए है, इक्विपमेंट का अरेंजमेंट, इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट्स, इक्विपमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है गाइस। इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट में पहला है आपका एक्सआरएफ मशीन होना चाहिए आपके पास, एक्सआरएफ मशीन। एक्सआरएफ मशीन ऐसी कैसी एक्सआरएफ मशीन होनी चाहिए, हैव कैपेबिलिटी to detect cadmium, OCD, cadmium, iridium, IR, ruthenium, RU, osmium, OS। ऑस्मियम को OS से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एस। जब भी कोई एलिमेंट है फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर लिखे हैं, दूसरा लेटर स्मॉल लेटर। तो आपके पास एक एक्सआरएफ मशीन होनी चाहिए गाइस, जो क्या है जिसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो क्या है कैडमियम, इरिडियम, रुथेनियम, ऑस्मियम, गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर, लेड, को डिटेक्ट कर सके। तो आपके पास ऐसी एक्सआरएफ मशीन होनी चाहिए। दूसरी मशीन आपको रिक्वायरमेंट होगी, दूसरी मशीन होनी चाहिए आपके पास लेजर मार्किंग मशीन होनी चाहिए, लेजर मार्किंग मशीन।
आपके पास एक लेजर मार्किंग मशीन होनी चाहिए जिसकी कैपेबिलिटी है होनी चाहिए एज पर IS 1417 के अकॉर्डिंग प्योरिटी मार्क कर सके मेटल पे, जिसको मार्क कर सके। इसके बाद आपको तीसरा चाहिए, तीसरी जो रिक्वायरमेंट होगी इक्विपमेंट की, माइक्रो बैलेंस होना चाहिए। माइक्रो बैलेंस होना चाहिए। माइक्रो बैलेंस क्या है, उसकी लीज काउंट क्या है, 0.01 mg होना चाहिए। तो उसका लीज काउंट मतलब LC वाला, LC मतलब लीज काउंट, उसकी कितनी होनी चाहिए, इतनी 0.0 का 0.0 mg, और आइदर यू कैन से 1 माइक्रोग्राम। 1 माइक्रोग्राम जो मेजर कर पाए उसको बोलते हैं माइक्रो बैलेंस। तो आपके पास एक माइक्रो बैलेंस होना चाहिए, और मैक्सिमम माइक्रो बैलेंस की रेंज अलग अलग होती है। तो गाइस आप लीस्ट काउंट पे ध्यान रखो। इसके बाद आपके नेक्स्ट इक्विपमेंट चाहिए होता है, नंबर आप ध्यान रखिए। इसके बाद आपको सेमी माइक्रो बैलेंस चाहिए होता है। सेमी माइक्रो बैलेंस चाहिए होता है। सेमी माइक्रो बैलेंस का LC कितना होना चाहिए, LC 0.01 mg होना चाहिए। मतलब आपका डेसिमल के पॉइंट पर 0.0000050 mg डिस्प्ले आना चाहिए, उसको बोलते हैं 1 mg। हाँ, तो 0.01 mg का माइक्रो सेमी माइक्रो बैलेंस होना चाहिए आपके पास। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक वेइंग बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक वेइंग बैलेंस बैलेंस फॉर रिसेप्शन। इसका है 10 मिलीग्राम। लीज काउंट कितना होना चाहिए इसका, LC मिनिमम तो आपका 10 मिलीग्राम का बैलेंस होना चाहिए एज पर IS 1418 ये। और इलेक्ट्रॉनिक वेइंग बैलेंस फॉर सैम्पलर, ये कैसा भी बैलेंस ले सकते हैं सैम्पलर। इसका भी LC कितना होना चाहिए, LC मतलब लीज काउंट 10 मिलीग्राम होना चाहिए। तो ये है बैलेंस, 3 बैलेंस हो गया आपका। इसके बाद गाइस थोड़ा बोर्ड गंदा हो रहा है, कोई बात नहीं गाइस, मैनेज कर लेंगे। नेक्स्ट होता है आपको क्यूपलेशन फर्नेस चाहिए होती है। क्यूपलेशन फर्नेस, क्यूपलेशन फर्नेस चाहिए होती है। इसमें क्या है, इसकी रेंज होनी चाहिए, इसका अप टू 1150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसमें आना चाहिए। और इसका LC 1 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, इसका रिक्वायरमेंट है आपके पास। इसके बाद आपके पास एनीलिंग फर्नेस, नेक्स्ट इक्विपमेंट होना चाहिए आपके पास, एनीलिंग फर्नेस होनी चाहिए। एनीलिंग फर्नेस होनी चाहिए। एनीलिंग फर्नेस का रेंज कितनी होनी चाहिए, इसकी रेंज होनी चाहिए आपका जी अप टू 900 डिग्री, अप टू 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आना चाहिए। और उसका LC लीज काउंट होना चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आपको चाहिए मेल्टिंग फर्नेस। मेल्टिंग फर्नेस, तो मेल्टिंग फर्नेस आपको कितने डिग्री रेंज क्या होनी चाहिए मेल्टिंग फर्नेस की, ये अप टू 1150 डिग्री सेल्सियस का आपको मेल्टिंग फर्नेस चाहिए होता है। और LC कितना होना चाहिए उसका, 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये है मेल्टिंग फर्नेस।
इसके बाद आपके पास नेक्स्ट नंबर पे आपके पास एंटी वाइब्रेशन प्लेटफॉर्म होना चाहिए। एंटी वाइब्रेशन प्लेटफॉर्म, एंटी वाइब्रेशन प्लेटफॉर्म मतलब आरसीसी स्लैब। ये माइक्रो बैलेंस सेमी माइक्रो बैलेंस, बैलेंस के लिए चाहिए होता है। इसके बाद आपको जनरेटर की रिक्वायरमेंट होती है, पावर बैकअप के लिए जनरेटर 15 kVA का आपको एक जनरेटर चाहिए होता है, 15 किलोवाट का। इसके बाद आपको चाहिए होता है गाइस जनरेटर के बाद फ्यूम हुड विद स्क्रबर, फ्यूम हुड विद स्क्रबर। फिर इसके बाद चाहिए होता है आपका पार्टिंग बाउल, पार्टिंग ट्रे, पार्टिंग ट्रे के बाद गाइस आपको चाहिए होता है एनिलिंग ट्रे, एनिलिंग ट्रे। एनिलिंग ट्रे के बाद गाइस आपको चाहिए होता है ग्रेफाइट क्रूसिबल, ग्रेफाइट क्रूसिबल। इसके बाद टोंग्स, टोंग्स चाहिए होता है गाइस, फोर्सेप्स चाहिए होता है गाइस। फिर इसके बाद है एक्रिलिक ग्लव्स, एक्रिलिक ग्लव्स चाहिए होता है। और इसके बाद पीवीसी ग्लव्स, पीवीसी ग्लव्स चाहिए होता है गाइस, पीवीसी ग्लव्स। एस्बेस्टॉस ग्लव्स, ग्लव्स चाहिए होता है, एस्बेस्टॉस ग्लव्स चाहिए होता है। इसके बाद आपको क्या चाहिए होता है गाइस, थर्मामीटर चाहिए होता है, थर्मामीटर चाहिए होता है। -10 डिग्री सेल्सियस से टू 110 डिग्री सेल्सियस का रेंज का चाहिए होता है। एलसी कितना चाहिए होता है इसका, 1 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। इसके बाद आपको माइक्रोमीटर चाहिए होता है गाइस, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर क्या है, ये 0 से 25 मिलीमीटर का रेंज का चाहिए होता है। इसका एलसी होता है गाइस 0.01 मिलीमीटर। और गाइस इसके बाद आपको हाइड्रोमीटर चाहिए होता है। नेक्स्ट नंबर पे हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर चाहिए होता है। इसकी रेंज होती है 1.00 टू 2.00, 2.00 SPGR का चाहिए होता है। इसके बाद आपको फनल चाहिए होता है, बीकर चाहिए होता है। बीकर आपको 250 ml के 10-12 बीकर चाहिए होते हैं, 12 पीसेस। और बीकर 1000 ml के 2 पीसेस चाहिए होते हैं।
फिर बीकर 2000 ml का 2 पीसेस चाहिए होते हैं। फिर इसके बाद मेजरिंग सिलेंडर चाहिए होता है, मेजरिंग सिलेंडर 50 ml, 100 ml, 500 ml के 1 पीस चाहिए, 1 पीसेज ईच चाहिए होता है। इसके बाद गाइस ग्लास रॉड चाहिए होता है, ग्लास रॉड चाहिए होता है, और एस्बेस्टॉस शीट चाहिए होता है, शीट, इसको जैन पेपर भी बोलते हैं, जैन पेपर भी बोलते हैं। इसके बाद आपको 100 ग्राम प्योर गोल्ड चाहिए होता है, प्योर गोल्ड 999.9 प्योरिटी का। इसके बाद आपको 2.5 kg सिल्वर चाहिए होती है, 999.0 ppt का। इसके बाद 2 kg कॉपर चाहिए होता है, 2 kg कॉपर 999.0 प्योरिटी का, मिनिमम मैक्सिमम जितना ज़्यादा हो अच्छा चलेगा। फिर आपको लेड चाहिए होता है, लेड मतलब 25 kg लेड चाहिए होता है, 999.9 प्योरिटी का। फिर इसके बाद आपको क्यूपेल चाहिए होती है, क्यूपेल 500 पीसेस इनिशियल ले लो, क्यूपेल हो गया। इसके बाद आपको नाइट्रिक एसिड चाहिए होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड 68% वाला चाहिए होता है, डेंसिटी 1.41 वाला। सल्फ्यूरिक एसिड डेंसिटी 1.84 वाला डेंसिटी चाहिए होता है। और आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ज़रूरत होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ज़रूरत होती है। और आपको अमोनिया की भी ज़रूरत पड़ती है गाइस, अमोनिया की ज़रूरत पड़ती है। और आपको डेसिकेटर की भी ज़रूरत पड़ती है, अगर सिल्वर का है तो नहीं, अगर सिल्वर का नहीं है तो नहीं चाहिए डेसिकेटर, ये स्टार कर लो, डेसिकेटर अगर सिल्वर का है तभी। फिर आपको वैक्यूम पंप भी चाहिए होती है, पंप चाहिए होता है। और फिल्ट्रेशन फ्लास्क चाहिए होता है, 2 लीटर वाली फिल्ट्रेशन फ्लास्क 2000 ml की चाहिए होती है गाइस। मानो चौक निकालना था, मानो चौक। डेसिकेटर चाहिए होता है, डेसिकेटर के बाद आपको हैमर एंड एनविल चाहिए होता है, हैमर एंड एनविल चाहिए होता है। और फाइल्स चाहिए होती हैं। तो ये थे मोटे मोटे इक्विपमेंट के बारे में गाइस। तो अब हम चलते हैं क्वालिटी मैनेजर को क्या है ये इक्विपमेंट और स्टाफ की रिक्वायरमेंट हो गया, ये हमारी क्या है IS1 की रिक्वायरमेंट हो गई। अब इसके बाद है, अब क्वालिटी मैनेजर की ट्रेनिंग हो गई, स्टाफ रख दिया, तो वो रिकॉर्ड ऑफ फाइल्स, कौन कौन से रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स बनाना है, नेक्स्ट काम होता है क्वालिटी मैनेजर का। स्टाफ
सेंटर के रिक्वायरमेंट है, स्टाफ रिक्वायरमेंट हो गई। अब इसके बाद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट एक तो क्या है, क्वालिटी मैनेजर को खुद बनाना पड़ेगा। दो तरह के डॉक्यूमेंट हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ इंटरनल ओरिजिन एंड दूसरा है डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सटर्नल ओरिजिन, डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सटर्नल ओरिजिन। तो डॉक्यूमेंट ऑफ, दो तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं गाइस। ये पहला है हमारा डॉक्यूमेंट होता है डॉक्यूमेंट ऑफ इंटरनल ओरिजिन, डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सटर्नल ओरिजिन। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट को क्लासिफाई किया है डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सटर्नल ओरिजिन? हमारा जो पहला ये इसमें है क्वालिटी पॉलिसी, जो हमारी क्वालिटी पॉलिसी आती है। इसमें दूसरा डॉक्यूमेंट होता है क्वालिटी मैनुअल, क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी मैनुअल। इसके बाद तीसरा है फॉर्म्स, जो भी फॉर्म यूज़ करोगे फॉर्म। चौथा रिपोर्ट्स, जो भी आप रिपोर्ट बनाओगे रिपोर्ट्स। पांचवा रिकॉर्ड्स, जो भी आपके जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो आपके हैं। ये लिस्ट ऑफ इंटरनल डॉक्यूमेंट, लिस्ट ऑफ इंटरनल डॉक्यूमेंट आपका क्वालिटी पॉलिसी है, क्वालिटी मैनुअल है। फॉर्म, जितने भी आपके फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स भी होंगे, फॉर्म्स या फॉर्मेट जो होंगे वो आपके इंटरनल ओरिजिन के डॉक्यूमेंट। रिपोर्ट्स जो बनाएंगे आप, रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड जो जितने भी होंगे आपका वो इंटरनल डॉक्यूमेंट हो गए गाइस। अब हमारा लिस्ट, दूसरा डॉक्यूमेंट लिस्ट ऑफ एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अब थोड़ा बोर्ड को साफ करने के लिए, लिस्ट ऑफ एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट काफ़ी बड़े हैं। लिस्ट ऑफ एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट, लिस्ट ऑफ एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स। इसमें पहला है BIS स्टैंडर्ड, इसमें है इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड STANDARD। इंडियन स्टैंडर्ड में आपका इसमें है कौन कौन से, IS 15820 2009। इसके बाद ये पहला है। दूसरा है आपका IS 2112। तीसरा है IS 2113। चौथा है IS 1418। पांचवा है IS 1417। तो ये 5 IS हैं जो हॉलमार्किंग में यूज किए जाते हैं गाइस। तो हमारा पहला डॉक्यूमेंट था इंडियन स्टैंडर्ड। अब दूसरा डॉक्यूमेंट है, दूसरा डॉक्यूमेंट क्या है, गाइडलाइंस, GUID गाइडलाइन सर्कुलर, गाइडलाइन सर्कुलर पॉलिसी रूल्स issued by BIS। कोई भी गाइडलाइन BIS के द्वारा इशू की जाएगी उसको हमारा क्या है, वो एक्सटेंडेड डॉक्यूमेंट है।
तीसरा डॉक्यूमेंट अदर रेगुलेशन, अदर रेगुलेशन, अदर रेगुलेशन एंड गाइडलाइन, गाइडलाइन such as weight and measurement, weight and measurement, such as weight and measurement। फिर चौथा डॉक्यूमेंट होगा आपका, बोर्ड काफ़ी गंदा हो रहा है, कोई बात नहीं। फिर चौथा नंबर है कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट्स, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट्स, सर्टिफिकेट्स, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट्स किसके कैसे सर्टिफिकेट किसके किसके चाहिए? बेइंग बैलेंस, बेइंग बैलेंस, माइक्रो बैलेंस, सेमी माइक्रो बैलेंस, XRF, क्यूपलेशन फर्नेस, क्यूपलेशन फर्नेस का हमें कैलिब्रेशन चाहिए होता है। इसके बाद आपका एनिलिंग फर्नेस का कैलिब्रेशन चाहिए होता है, एनिलिंग फर्नेस का कैलिब्रेशन, मेल्टिंग फर्नेस का कैलिब्रेशन, हाइड्रोमीटर का कैलिब्रेशन, हाइड्रोमीटर का कैलिब्रेशन, बेड बॉक्स का कैलिब्रेशन, बेड बॉक्स कैलिब्रेशन, इसके बाद आपका थर्मामीटर का कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन ऑफ थर्मामीटर, कैलिब्रेशन ऑफ थर्मामीटर। इसके बाद होता है कैलिब्रेशन ऑफ माइक्रोमीटर, कैलिब्रेशन ऑफ माइक्रोमीटर। फिर कैलिब्रेशन ऑफ ओवन। तो ये कैलिब्रेटेड आइटम थी गाइस। इसके बाद आपका बोर्ड गंदा है, टेस्ट रिपोर्ट फॉर टेस्ट रिपोर्ट फॉर ऑफ गोल्ड सिल्वर, गोल्ड सिल्वर, कॉपर, लेड, जिसको क्या बोलते हैं CRM, टेस्ट रिपोर्ट ऑफ SRM। नेक्स्ट है टेस्ट रिपोर्ट ऑफ SRM। SRM मतलब स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल, स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल, स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल। और नेक्स्ट क्या है, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है सॉफ्टवेयर यूज्ड इन, सॉफ्टवेयर यूज्ड इन XRM मशीन, XRM मशीन, लेजर मार्किंग मशीन,
ये है लेक्सर मशीन, लेजर मार्किंग मशीन। और दूसरा कॉपी ऑफ BIS लाइसेंस, कॉपीज ऑफ BIS लाइसेंस ऑफ ज्वेलर्स। दूसरा आइडेंटिफिकेशन, कॉपी ऑफ आइडेंटिफिकेशन मार्क, कॉपी ऑफ आइडेंटिफिकेशन मार्क रिसीव्ड बाय ज्वेलर, रिसीव्ड बाय ज्वेलर्स। ये थे एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट गाइस। इसके बाद रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम, इसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है रिक्वेस्ट रिसीव्ड फॉर हॉलमार्किंग, GST सर्टिफिकेट, GST सर्टिफिकेट, पोल्यूशन एनओसी, पोल्यूशन एनओसी, इंश्योरेंस, फिर पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ऑफ, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ऑफ स्टाफ, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट स्टाफ। तो गाइज ये थे जो इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट और लिस्ट ऑफ एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट, इंटरनल डॉक्यूमेंट आपको क्वालिटी मैनेजर को रखना पड़ेगा, वो सारी हैं। इसके बाद गाइज कौन कौन सी फाइलें मेंटेन करना पड़ेगा, फाइल्स मेंटेन बाय क्वालिटी मैनेजर, मेंटेन्ड बाय क्वालिटी मैनेजर। फाइल कौन कौन सी मेंटेन करेगा क्वालिटी मैनेजर गाइस? तो ये इसमें क्या 17 नहीं 24 फाइल हैं क्वालिटी मैनेजर को मेंटेन करना, 24 फाइल्स और 12 रजिस्टर क्वालिटी मैनेजर को मेंटेन करना पड़ेगा। 17 फाइल और 12 रजिस्टर, ये इंपॉर्टेंट फाइल हैं। कौन कौन सी फाइलें? 24 फाइलों में मैं एक फाइल को डिस्कस करता हूँ। फाइल नंबर 0, फाइल नंबर 0 को बोलते हैं मास्टर कॉपी ऑफ मैनुअल, मास्टर कॉपी ऑफ मैनुअल, मास्टर कॉपी ऑफ मैनुअल्स, वर्क इंस्ट्रक्शन एंड फॉर्मेट। तो क्वालिटी मैनेजर को गाइस एक फाइल बनाना पड़ेगा जिसमें क्या है, उसमें मैं क्वालिटी मैनुअल जैसे हॉलमार्क सेंटर में बनाया जाता है, मास्टर कॉपी ऑफ क्वालिटी मैनुअल और वर्क इंस्ट्रक्शन एंड फॉर्मेट रखेगा। इसके बाद फाइल नंबर 1, इसके बाद आपका फाइल नंबर 1 क्वालिटी मैनेजर बनाएगा। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 1 क्या होगा, इसमें लिस्ट होंगी। फाइल नंबर 1 में क्या है, लिस्ट होगी। कौन कौन सी लिस्ट होगी? लिस्ट इक्विपमेंट लिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ऑडिटर आता है तो पहले इक्विपमेंट लिस्ट मांगता है। इक्विपमेंट लिस्ट के बाद लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज और अंडरटेकिंग ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी, अंडरटेकिंग
ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी, अंडरटेकिंग ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। और इसमें फॉर्मेट कौन होते हैं? फॉर्मेट होता है 1 2 3 6 7 9 10 19 और 20 नंबर के फॉर्मेट होते हैं। इन फॉर्मेट के बारे में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसको मैं दूसरी वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो इसमें कौन फाइल लिस्ट, फाइल नंबर 1 में होता है लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, अंडरटेकिंग ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी। इसमें फॉर्मेट 1 2 3 6 7 9 19 20 लिस्ट होती है। फॉर्मेट के बारे में मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी अब फाइल नंबर 2 पे चलते हैं। करते हैं ना, बस हाँ 15 मिनट 20 मिनट और वीडियो अलग होगा गाइज। इस 15-20 मिनट में ही हमारी ये फाइल और लिस्ट खत्म हो जाएगी गाइज। तो थोड़ा आप इस वीडियो पे बने रहिए। आप हाफ एन आवर में मैं मैक्सिमम इसको कवर कर लूँगा। फाइल नंबर 2, इसको बोलते हैं MRM की फाइल। MRM मतलब मैनेजमेंट रिव्यू की फाइल। ये इंपॉर्टेंट फाइल है। फाइल नंबर 2 मैनेजमेंट रिव्यू की फाइल, मैनेजमेंट रिव्यू फाइल। इसमें फॉर्मेट 4 और 5 होता है गाइस। इसमें फॉर्मेट नंबर 4 और 5 होता है गाइस। फटाफट फाइलों के बारे में कर लेते हैं। हमारा कैमरामैन थोड़ा थक गया है गाइस, कोई बात नहीं, कैमरामैन को दाद देनी पड़ेगी। फाइल नंबर 3, फाइल नंबर 3 है, ये ट्रेनिंग की फाइल होती है, ट्रेनिंग रिकॉर्ड की फाइल, ट्रेनिंग रिकॉर्ड फाइल होती है फाइल नंबर 3। इसमें फॉर्मेट नंबर F8 होता है गाइस। इसमें हम फॉर्मेट नंबर 8 रखते हैं। इसके बाद फाइल नंबर 4 आता है गाइस। कपड़ा है कोई गाइस, डस्टर से तो हमारा बोर्ड साफ नहीं हो रहा था, अभी कपड़े ले लिए हमने। अब फाइल नंबर 4, फाइल नंबर 4 है गाइस कस्टमर फीडबैक्स। कस्टमर फीडबैक की फाइल होती है। कस्टमर जो फीडबैक लेंगे, कस्टमर फीडबैक का फॉर्म हमने बनाया, फॉर्मेट F11 फॉर्मेट है, उसको आपको बाद में डिस्कस करूँगा। कस्टमर फीडबैक की फाइल होगी। फाइल नंबर 5 परचेज ऑर्डर इंडेंट। फाइल नंबर 5 है हमारी गाइस। फाइल नंबर 5 परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर ऑब्लिक इंडेंट। इसको फॉर्मेट होता है F39 और F15, दो फॉर्मेट होते हैं इसमें फाइल नंबर 5 में गाइस। इसके बाद फाइल नंबर 6 होता है लिस्ट ऑफ सप्लायर। फाइल नंबर 6 है गाइस, लिस्ट ऑफ सप्लायर है, लिस्ट ऑफ सप्लायर। इसमें फॉर्मेट है F13, F16 और F17। ये 3 फॉर्मेट इसमें है गाइस। इसके बाद गाइस फाइल नंबर 7, फाइल नंबर 7, फाइल नंबर जॉब डन की फाइल है। जो भी जॉब डन हम रोज करेंगे डेली बेसिस पे, उसकी फाइल है। इसमें कौन कौन से फॉर्मेट होंगे गाइस? इस फॉर्मेट नंबर F22, फॉर्मेट नंबर F23, फॉर्मेट नंबर F24S, F24S, फॉर्मेट नंबर F25, फॉर्मेट नंबर F26। ये सारे फॉर्मेट होंगे गाइस। ये जॉब डन की फाइल होगी। फिर एक गाइस फाइल नंबर 8 है गाइस,
फाइल नंबर 8 है गाइस, फाइल नंबर 8 टेस्ट सर्टिफिकेट की फाइल है गाइस, टेस्ट सर्टिफिकेट की फाइल है गाइस। इसमें फॉर्मेट नंबर है F27, फाइल नंबर टेस्ट सर्टिफिकेट है। फिर फाइल नंबर गाइस, फाइल नंबर 9 है IQA, IQA इंटरनल क्वालिटी ऑडिट की फाइल, इंटरनल क्वालिटी ऑडिट, ऑडिट की फाइल, ऑडिट फाइल। इसमें हमारा फॉर्मेट है F31, F32, F33, F37, ये फॉर्मेट है गाइस। इसमें 5 फॉर्मेट है F31, 32, 33, 37 और F38, 3 फॉर्मेट है गाइस इसमें। इसके बाद हमारा फाइल नंबर गाइस है 10, फाइल नंबर 10 अपॉइंटमेंट लेटर एंड बायोडाटा, लेटर एंड बायोडाटा। फाइल नंबर 11 गाइस, फाइल नंबर 11, फाइल नंबर 11 गाइस कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट। फाइल नंबर 11 है कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट गाइस। फाइल नंबर 12 है गाइस परचेज बिल, जितने भी परचेज करोगे उसके सबकी बिल, परचेज बिल फाइल, मतलब इसमें जितने भी इक्विपमेंट हैं इक्विपमेंट के सभी बिल्स रखे जाएंगे फाइल 12 में। इसके बाद गाइज है फाइल नंबर 13, फाइल नंबर 13 ILC, ILC की फाइल है, इसको बोलते हैं इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन, कंपैरिजन फाइल, इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन की फाइल्स गाइज। इसके बाद गाइज फाइल नंबर 14 है। इसके बाद गाइज होती है फाइल नंबर 14 BIS करस्पॉन्डेंस, फाइल नंबर 14 है BIS करस्पॉन्डेंस। फाइल नंबर है फाइल नंबर 15 रजिस्ट्रेशन एंड लीगल की फाइल है, रजिस्ट्रेशन एंड लीगल की फाइल, रजिस्ट्रेशन एंड लीगल फाइल। इसके बाद फाइल नंबर 16 है गाइस, फाइल नंबर 16 BIS स्टैंडर्ड की फाइल है गाइस, BIS स्टैंडर्ड की फाइल है। फाइल नंबर 17 ज्वेलर्स लाइसेंस, फाइल नंबर 17 ज्वेलर लाइसेंस। फाइल नंबर 18 फाइल नंबर 18 है गाइस रिसीप्ट ऑब्लिक कलेक्शन वाउचर, ऑब्लिक कलेक्शन वाउचर, वाउचर इसको बोलते हैं F29। इसके बाद फाइल नंबर 19 है गाइस, 19 इनवॉइस, इनवॉइस कम डिलीवरी चालान,
इनवॉइस कम डिलीवरी चालान, इसको F30 फाइल बोलते हैं। इसके बाद है फाइल नंबर 20, फाइल नंबर 20 इलेक्ट्रिसिटी बिल फाइल, इलेक्ट्रिसिटी बिल फाइल, ये क्वालिटी मैनेजर को मेंटेन करना पड़ेगा। इसके बाद फाइल नंबर 21 टेलीफोन बिल फाइल, टेलीफोन बिल फाइल। इसके बाद है फाइल नंबर 22 क्वालिटी मैनुअल, कॉपी नंबर 1 सीईओ कॉपी, सीईओ कॉपी। इसके बाद फाइल नंबर है गाइस 23 क्वालिटी मैनुअल, क्वालिटी मैनेजर कॉपी, क्वालिटी मैनेजर कॉपी। अब फाइल नंबर 24 है गाइस, फाइल नंबर 24 है, फाइल नंबर 24 है क्वालिटी मैनुअल कॉपी, क्वालिटी मैनुअल कॉपी, ऐसे मास्टर कॉपी, ऐसे मास्टर कॉपी। ये सारे फाइलें मेंटेन करना है, क्वालिटी मैनेजर का काम है गाइस। 24 फाइलें मेंटेन करना। अब 12 रजिस्टर रह गए गाइस। वीडियो हमारी बस थोड़ी 10 मिनट की वीडियो और है। आपको वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद गाइस। ये वीडियो को पूरा देखिए, पूरी नॉलेज है इसमें, सिर्फ 2.5 बस 10 मिनट। फिर इसके बाद रजिस्टर नंबर 1 है गाइस, पहला रजिस्टर है इसको बोलते हैं कंप्लेंट रजिस्टर। कंप्लेंट रजिस्टर एक बनाना पड़ेगा क्वालिटी मैनेजर को, कंप्लेंट रजिस्टर, इसको बोलते हैं F12। दूसरा रजिस्टर है रजिस्टर स्टॉक ऑफ प्रेशियस मेटल, स्टॉक ऑफ प्रेशियस मेटल, F14 बोलते हैं इसको। तीसरा रजिस्टर है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर है हमारे पास ब्रेकडाउन मेंटेनेंस रजिस्टर, F18 फॉर्मेट नंबर है इसका। फॉर्मेट बाद में डिस्कस करूंगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर इससे कर। फिर इसके बाद चौथा रजिस्टर है रजिस्टर नंबर 4 है QC ऑफ रिसीव्ड मटेरियल, QC ऑफ रिसीव्ड मटेरियल। F19 फॉर्मेट है, फॉर्मेट के बारे में बाद में डिस्कस करूंगा गाइस। F19 QC ऑफ रिसीव मटेरियल। अब पांचवा रजिस्टर है क्वालिटी प्लान रजिस्टर, क्वालिटी प्लान रजिस्टर, इसको बोलते हैं F20। इस क्वालिटी प्लान रजिस्टर इसके फॉर्मेट के में क्या क्या भरा जाता है उसके बाद में डिस्कस करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी गाइस। छठवां रजिस्टर है हमारा गाइस चेक गोल्ड कंजप्शन रिकॉर्ड ऑफ सैंपल ज्वेलरी, रिकॉर्ड ऑफ सैंपल ज्वेलरी। रजिस्टर नंबर इसका है F21। इसका फॉर्मेट बाद में डिस्कस करूंगा कैसा होता है।
गाइज इसके बाद होता है चेक गोल्ड कंजम, 7वां रजिस्टर होता है चेक गोल्ड कंजम्पशन रजिस्टर, चेक गोल्ड कंजम्पशन रजिस्टर, इसको F28 बोलते हैं, F28। इसके फॉर्मेट को बाद में डिस्कस करेंगे गाइस। इसके बाद हमारा होता है 8वां रजिस्टर नॉन कन्फर्मिटी रजिस्टर नॉन कन्फर्मिटी रजिस्टर, कन्फर्मिटी रजिस्टर इसको बोलते हैं F34। इसके बाद है 9वां रजिस्टर है हॉल मार्किंग चार्जेज रजिस्टर, हॉल मार्किंग चार्जेज रजिस्टर। इसका फॉर्मेट है F35। फॉर्मेट बाद में गाइस डिस्कस करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी गाइस। इसके बाद 10वां रजिस्टर है PH ऑफ स्क्रबर, PH ऑफ स्क्रबर SCRUBBR, PH ऑफ स्क्रबर F36 बोलते हैं गाइस। 10वां रजिस्टर हो गया। इसके बाद है 11वां रजिस्टर, 11 नंबर रजिस्टर होता है। इसको बाद अटेंडेंस रजिस्टर बोलते हैं, अटेंडेंस रजिस्टर। फिर 12वां रजिस्टर होता है गाइस अकाउंट लेजर, अकाउंट लेजर LEDGR। अकाउंट लेजर में हम ज्वेलर का रिकॉर्ड रखते हैं, हमने किससे पैसे लेना है, कितना देना है, वो सारा होता है। तो गाइस ये वीडियो थी बेसिकली हमारी वीडियो की हॉलमार्किंग सेंटर में क्वालिटी मैनेजर का क्या काम होता है, क्वालिटी मैनेजर को कौन कौन से रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं। तो ये सारे 24 रजिस्टर, 24 फाइल और 12 रजिस्टर एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर में मेंटेन करने होते हैं। तो कौन से स्टाफ की रिक्वायरमेंट थी हमने डिस्कस किया गाइस। तो ये है क्वालिटी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वालिटी मैनेजर को क्या क्या बनाना होता है अपने सेंटर में, अपने सेंटर के लेआउट को बनाना होता है, अपने सेंटर का क्वालिटी मैनुअल बनाना होता है, और आपके पास इसमें 2 इंश्योरेंसेस लेनी होती हैं। एक ज्वेलर ब्लॉक का इंश्योरेंस पॉलिसी लेना होता है, इसके अलावा आपका 2 इंश्योरेंसेस लेना होता है। ज्वेलर ब्लॉक इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी होती है, ज्वेलर्स ब्लॉक इंश्योरेंस पॉलिसी ये लेनी होती है, 25 लाख की लेनी होती है। और प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस दूसरी इंश्योरेंस है, प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस, ये मिनिमम 2 लाख की लेनी होती है गाइस। तो ये थे डॉक्यूमेंट, क्या क्या बनाना होता है, क्या क्या चीज़ें कंप्लाइमेंट्स क्या IS 1582 के अकॉर्डिंग होता है गाइस। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम है अजीत प्रताप यादव, मैं एक कंसल्टेंट हूँ, हॉलमार्किंग सेटअप करवाने की कंसल्टेंसी करता हूँ और ज्वेलर का रजिस्ट्रेशन भी करवाता हूँ गाइस। मेरा मोबाइल नंबर है ये लिख देता हूँ 9811512894। मेरा अगला नंबर है 9811512895। अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।